आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवार लाहौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका फौजी कार्रवाई से नहीं हटेगा पीछे। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को वाज़े अल्फाज में इंतबाह। पाकिस्तान जुमा को अहम सिफारती पेशरफ्त का बनेगा मरकज। इस्लामाबाद में कल ईरान अमेरिका के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात। टीएमसी ने मनरेगा के नाम पर गरीब आवाम को लूटा। वजीर आजम का मगरबी बंगाल में इंतखाबी रैली से खिताब। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए रिकॉर्ड 84.42% पोलिंग। रियासत की 126 सीटों के लिए 4 मई को वोटिंग की गिनती और नताइज का ऐलान। केरला में भी 140 असेंबली सीटों के लिए डाले गए वोट। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पुरअमन रायदही। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे को पेश किया एजाज। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल पर दी मुबारकबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान एक बार फिर सख्त और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। ट्रंप ने वाज़े अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर किसी भी मुजव्वज़ा मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। उनके हालिया बयानात से यह भी साफ जाहिर हो रहा है कि वाशिंगटन न सिर्फ मुकम्मल अस्करी तैयारी में है, बल्कि खलीज के खित्ते में अपनी हिकमत अमली को मजीद मजबूत और मौसर बनाने की कोशिश कर रहा है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी अभी तक कम होती नजर नहीं आ रही है। जंगबंदी के सिर्फ एक दिन बाद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरान ने किसी भी मौजूदा या तजवीज़ शुदा मुआहदे की पासदारी ना की तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगा और इसका रद्द अमल गैर मामूली होगा। उनके बयानात से वाज़ेह होता है कि वाशिंगटन न सिर्फ अस्करी तौर पर तैयार है, बल्कि खलीज में अपनी हिकमत अमली को मजीद मजबूत करने के मूड में भी है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका हर मुमकिन खतरे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मशरिक़ वुस्ता में उसकी फौजी मौजूदगी बरकरार रहेगी। अगरचे अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी की इत्तलात सामने आई है, लेकिन दोनों फरीक एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करने को तैयार नहीं। ईरान की जानिब से कुछ बयानात में कहा गया है कि वो अपनी शराइत पर ही आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का फैसला करेगा, जिससे सूरत हाल और ज़्यादा पेचीदा हो गई है। ट्रंप के हालिया बयानात से ये भी वाज़ेह है कि अमेरिका एक तरफ सिफारती हल चलता है, लेकिन दूसरी तरफ फौजी क़ुव्वत के इस्तेमाल के लिए भी पूरी तरह तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इस वक्त इस तनाज़े की सबसे अहम पहलू बन चुकी है और आने वाले दिनों में यही इलाक़ाई सियासत और आलमी मईशत का रुख तय करेगी। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया इस मंसूबे पर गौर कर रही है जिसमें अमेरिकी फ़ौज उन नेटो ममालिक से निकलने का प्लान शामिल है जो ईरान के खिलाफ हमलों में अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए, और उन्हें उन ममालिक में भेजने की तजवीज़ है जो ईरान जंग में ज़्यादा हिमायती थे। रिपोर्ट में साउथ कोरिया या जापान का जिक्र नहीं किया गया, जिनसे ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में मदद की अपील की थी, लेकिन दोनों ममालिक ने इस दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। मशरिक़ वस्ता में 2 हफ्तों की जंगबंदी को अभी 40 घंटे से कुछ ही ज्यादा वक्त गुजरा है, लेकिन इस मुआहदे की पायदारी पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मुआहदे की सियाही अभी खुश्क भी नहीं हुई थी कि इसकी साख पर खदशात के बादल मंडलाने लगे हैं। सूरत हाल इस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम सामने आया जिसे अमेरिका के मुताबिक गलत अंदाज में लिया गया और इससे गलत फहमियां पैदा हुई। पेश मजीद तफसीलात।
ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के मुआहदे को अभी सिर्फ 40 घंटों से कुछ वक्त ही ऊपर गुजरा है, लेकिन इस मुआहदे की पायदारी पर खदशात पैदा होने लगे हैं। अभी मुआहदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई कि ये सवालात का शिकार होता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह एक्स पर पोस्ट किया गया एक ऐसा पोस्ट था जिसने गलतफहमी पैदा कर दी है। एक्स पर यह पोस्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किया था, जिसमें यह लिखा गया था कि लेबनान समेत हर जगह फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में खुशी का इजहार करते हुए लिखा था कि ईरान, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने हर जगह जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, बशमूल लेबनान। ये जंगबंदी फौरन नाफिजुल अमल होगी। इससे तकरीबन 1 घंटा कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से होने वाली बातचीत के बाद वो ईरान के खिलाफ बमबारी और हमलों को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर रहे हैं। इसके कुछ ही लम्हों बाद ईरान की वज़ारत खारजा ने भी एक बयान जारी किया, जिसे ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर शेयर किया। ईरानी वज़ारत खारजा के बयान में कहा गया कि अगर ईरान पर हमले मुकम्मल तौर पर रोक दिए जाते हैं तो ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज भी अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ मुअत्तल करने के लिए तैयार हैं। इस तमाम पेशरफ्त से यह तासुर मिलता है कि दोनों जानिब से वक्ती तौर पर कशीदगी कम करने की गुंजाइश पैदा हुई है। ताहम माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है और आइंदा दिनों में होने वाली पेशरफ्त इस आर्जी वक्फे के मुस्तकबिल का तयन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। पाकिस्तान जुमा के रोज़ एक अहम सिफारती पेशरफ्त का मरकज़ बनने जा रहा है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात मुतवक्को हैं। ये बातचीत एक नाजुक जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में बदलने की कोशिश का हिस्सा है, जिसकी गैर मुतवक्को मेज़बानी का मौका पाकिस्तान को मिला है। इस रिपोर्ट में देख सकते हैं आप मज़ीद तफसील। पाकिस्तान जुमा के रोज़ अमेरिका और ईरान के दरमियान एक निहायत अहम और हसास मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा है। इन मुज़ाकरात का मकसद हाल ही में हुई जंगबंदी को मुस्तहकम करना और मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी को रोकना है। अमेरिका और ईरान ने बुध के रोज़ 2 हफ्तों पर मुश्तमिल एक मशरूत जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था। इसके बाद फैसला हुआ कि इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के वफूद मुलाकात करेंगे ताकि इस आर्जी जंगबंदी को दायमी अमन में तब्दील करने की कोशिश की जा सके। ताहम अमरीकी वफ्द की आमद के वक्त का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। इतलात के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वांस वफ्द की क़यादत करेंगे, जबकि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी उनके हमराह होंगे। इस्लामाबाद में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं और रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात में तवील मुद्दती अमन के लिए एक जामे फ्रेमवर्क पर बातचीत होगी, जिसमें पाबंदियों में नरमी, इलाक़ाई सिक्योरिटी और ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम का मुस्तक़बिल शामिल होगा। पाकिस्तान, जो इस तनाज़े में एक गैर मुतवक्का सालिस के तौर पर सामने आया है, जंगबंदी को दायमी अमन में तब्दील करने के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने इस सिलसिले में सरगर्म किरदार अदा किया है। इन मुज़ाकरात को आलमी सतह पर गहरी नज़र से देखा जा रहा है और क्योंकि इनकी कामयाबी या नाकामी के असरात मशरिक़ वस्ता की सलामती, ऑयल मार्केट और बैनुल अक़वामी सिफारतकारी पर मुरतब हो सकते हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के पेश नज़र जुमेरात और जुमा को हॉलिडे का ऐलान भी किया गया है, ताकि गैर मुल्की वफूद की आमद और क़याम को आसान बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाई और इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्मरान टीएमसी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टीएमसी ने मनरेगा के नाम पर गरीब खानदानों, दलित खानदानों और आदिवासियों को लूटा है। टीएमसी पर लाकानूनियत का इल्ज़ाम लगाया और 2022 के बगटोई कत्ल आम का हवाला देते हुए महाजंगल राज करार दिया, जिसमें 10 के करीब खवातीन और बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। पेरभूम जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस का माँ ज़मीन लोग का नारा बयानबाजी से कहीं ज़्यादा कुछ नहीं। और मोदी ने कहा कि मगरबी बंगाल में कॉटेज इंडस्ट्री ज़वाल पज़ीर है, जबकि टीएमसी ने खाम बम बनाने के कॉटेज इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है। साथियों, आप सभी जानते हैं
टीएमसी ने कैसे मनरेगा के नाम पर भी गरीब परिवार, दलित परिवार और आदिवासी परिवारों को ठगा है। फर्जी जॉब कार्ड बनाए, कागज पर ही काम किया, बजट में हेराफेरी की। अब केंद्र सरकार जी राम जी कानून लेकर आई है। आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए, हम जी राम जी कानून लागू करेंगे, गरीबों को रोजगार देंगे, गांव-गांव रोजगार देंगे। इससे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए नई सुविधाएं बनेगी। आसाम असेंबली इंतखाबात में जुमेरात को वोटिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई। शाम 5 बजे तक तकरीबन 84.42% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया, जो कि 2021 में 82.04% था। इस साल वोटर्स का जोश खरोश गुज़िश्ता से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद वोट डालने निकली। रियासत के 35 अजला में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रही। एक दो मुकामात पर मामूली झड़पों के अलावा पूरी रियासत में पुरअमन पोलिंग रिकॉर्ड की गई। जुमला 126 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ज़ेर क़ियादत एनडीए मुसलसिल तीसरी बार इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस से एक दहाई के बाद इख्तिदार में वापसी के लिए जोर दे रही है। आदद शुमार के मुताबिक डालगांव में सबसे ज्यादा 94.57% वोट डाले गए, जबकि अमरी में सबसे कम 70.40% वोट डाले गए और रियासत भर में 31,490 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जहां सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटिंग हुई और वोटों की गिनती नताइज का 4 मई को ऐलान किया जाएगा। मेरा यही इच्छा है कि जो भी सरकार आए, एटलीस्ट हमें वो जुबिन दा का जस्टिस चाहिए। जो हमें जुबिन दा का जस्टिस दे, वैसा सरकार हमें चाहिए। अब डेवलपमेंट के लिए जो हमारे लिए काम करे, जो रास्ता, जो सड़कें हैं खराब हुआ है उस पे काम करे, और एजुकेशन के ऊपर काम करे, और थोड़ा हेल्थ के ऊपर काम करे। और इधर दूसरी जानिब केरला में भी आज 140 असेंबली सीटों के लिए पुरअमन वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक यहां जुमला 75.01% पोलिंग हुई है। दिन के पहले निसफ हिस्से के मुकाबले दोपहर के वक्त पोलिंग में कदरे कमी दिखाई दी, ताहम गुजरते वक्त के साथ साथ यहां वोटिंग फीसद में इजाफा हुआ। आदाद शुमार के मुताबिक जिले एर्नाकुलम 66% की सबसे ज्यादा पोलिंग फीसद के साथ बदस्तूर आगे रहा और हल्के के लिहाज से कंथुनाद 70.08% के साथ सर फहरिस्त रहा। केरला में भी मजमूई तौर पर पुरअमन रायदही रिकॉर्ड की गई। केरला में भी वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 4 मई को होगा। और इसी दौरान तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। इसी दौरान डीएमके के सदर और चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने आज एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर पलानीस्वामी पर जवाबी हमला किया। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने कहा कि चाहे मैं वहां रहूं या नहीं, हमारे मंसूबे हमेशा मौजूद रहेंगे। स्टालिन ने कहा कि अपोजिशन जमातें तमिलनाडु की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रही हैं, ताहम अवाम हमारी कारकर्दगी से अच्छी तरह मुतमईन है। இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டுகிற மாடல் திராவிட மாடல் தான் சொல்ற அளவுக்கு மாநிலத்தை தலைநிமிர வச்சிருக்கிறோம். இந்த வளர்ச்சியை சிலரால பொறுத்துக்க முடியல. அதிலும் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கிற பழனிசாமி அவர்கள் அவதூறுகளை மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அவர் இதுவரைக்கும் அப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தார். இப்போ திடீர்னு என்னோட மரணத்தை விரும்பி பேசி இருக்கிறார். மாதந்தோறும் உரிமை தொகை கொடுத்து 1,31,00,000 மகளிருக்கு துணை நிற்கக்கூடிய நான் இல்லாம போகணுமா? முதல் நாள் முதல் கையெழுத்து போட்டு மகளிர் எல்லாரும் கட்டணமில்லா விடியல் பயணம்। इधर दूसरी जानिब मरकजी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन को चैलेंज करता हूं कि वो इस बात का ऐलान कर दें कि वो इंतखाबात के बाद उदयनिधि को आइंदा चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। Is only focused on corruption. The Stalin family is responsible for huge corruption in Tasmac through the sale of illegal liquor and through misuse of government machinery. The land mafia, the sand mafia and the liquor mafia rules
the state. Mr. Udaynidhi Stalin does not understand Tamil culture. He has no respect for Tamil pride. His comments are shameful, and I condemn Mr. Udaynidhi Stalin's behavior. I am sure the well-educated people of Coimbatore, people of Tamil Nadu, who understand what is good for them, will never allow मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात को लेकर हुक्मरान टीएमसी पर शदीद तनकीद की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीएमसी शिकस्त के खौफ से इल्जामात आयद कर रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के रिमार्क्स जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने मगरबी बंगाल में शिकस्त कबूल कर ली है। झूठ बोलने की अति होती है, हद होती है। ये पराजय की बौखलाहट है। उनको लग रहा है कि अब हम हार रहे हैं, इसलिए कुछ भी आरोप लगा रहे हैं और ऐसे आरोप उनको खुद हास्यास्पद बना। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि साहिली रियासतों ने अपने चैलेंजेस को मौके में बदल दिया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर अपने दौर में इसका मुजाहरा किया। कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन इंडिया रीजन की जोन 7 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिरला ने कहा कि कानून साज इदारे तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने में नौजवान कानून साजों की अहम जिम्मेदारी है। ओम बिरला ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा साहिली रियासतें हैं और ये अपने साथ चैलेंजेस भी लेकर आती हैं, फिर भी यहां की क़ियादत ने अक्सर उन चैलेंजेस को मौके में तब्दील किया है। गुजरात की वज़ीर आला के तौर पर अपने तवील दौर में नरेंद्र मोदी को खुश्क साली, तवील साहिली पट्टी और कबायली इलाकों जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये तीनों प्रदेश कोस्टल इलाके के प्रदेश हैं और इसीलिए इन प्रदेश की चुनौतियां भी है, लेकिन चुनौतियों के साथ इस प्रदेश के नेतृत्व ने समय समय पर देश के अंदर इन तटीय क्षेत्रों की चुनौतियों के साथ अवसर को बदलने का काम किया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्ति कांता दास ने इस बात पर जोर दिया है कि आलमी चैलेंजेस के बावजूद हिंदुस्तान बुहरानों को तरक्की के मौके में बदलकर मजबूत हो रहा है। उन्होंने AIM नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव में कहा है कि हिंदुस्तान ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक और मालियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखा है और इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। इन्होंने मजीद कहा कि आलमी झटकों के दरमियान हिंदुस्तान मजीद मजबूत होकर उभरा है। In normal times and more so in times of severe stress as we are experiencing now due to multiple global factors, it is the quality and capacity of management and governance that makes a critical difference and enables institutions and businesses to not only survive but also come out stronger. तेलंगाना हाईकोर्ट ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की अहलिया की तरफ से दायर एफआईआर में पवन खेड़ा की पेशगी जमानत की दरखास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। तवक्को है कि हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने आसाम के एडवोकेट जनरल की जानिब से दलाइल दिए जाने के बाद समाअत मुलतवी कर दी है। बाद अज़ान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लीगल सेल टीम के एडवोकेट पूरम अशोक गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ इल्जामात का ताल्लुक इंतखाबी कागजात नामजदगी में मुबैना तौर पर नॉन फाइलिंग या मालूमात को दबाने से मुताल्लिक था। आंध्र प्रदेश की वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने जिले बापटला के सुरेपल्ली में मुनक्किदा मेरी जमीन मेरा हक प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर किसानों में नई पट्टा पासबुक की तकसीम के साथ साथ अराजी के रिकॉर्ड की सफाई और हिफाजत के बारे में बेदारी पैदा की गई। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद रियासत भर में शफाफ जमीन के मालिकाना हुकूक फराहम करना है और इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं कि कोई भी जमीन के रिकॉर्ड में रद्दबदल ना करे और किसानों को जमीन पर मुकम्मल हुकूक फराहम करे। మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నానని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా। భవిష్యత్తులో కూడా కరెంటు ఛార్జీలు పెంచం, విధ్వంసానికి ఒక ఉదాహరణ 9 సార్లు కరెంటు ఛార్జీలు పెంచారు। 32,000
आईपीएल फ्रेंचाइजर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रयान पराग ने आज आसाम असेंबली इंतखाबात में अपने आबाई शहर गुवाहाटी में अपना वोट डाला। क्रिकेटर यहां आसाम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जारी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन में टीम के मैचों के लिए मौजूद हैं, जो रॉयल्स के लिए दूसरा होम ग्राउंड है। और रयान के साथ उनके वालिदैन साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पराग दास और साबिक कौमी रिकॉर्ड होल्डर तिराक मठुबारो वो भी मौजूद थे। उन्होंने न्यू गुवाहाटी हल्के के तहत शहर के खरगोली इलाके में लाल सिंह अकेडमी पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। भोपाल में घरेलू गैस ब्लैक मार्केटिंग के एक बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ है। इंडियन ऑयल डिपो से 342 सिलेंडर ले जाने वाले ट्रक में कई सिलेंडरों से गैस गायब थी। महकमे खुराक ने छापा मारकर सैनी गैस एजेंसी पर गाड़ी रोक ली और हर सिलेंडर का वजन बढ़ गया। वजन गिनने के बाद तकरीबन 30 से 35 सिलेंडरों में गैस कम पाई गई। उन्होंने कहा कि हर सिलेंडर से तकरीबन 1 से 2 किलो गैस गायब थी। सुबह हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई थी कि गैस एजेंसी में जो ट्रक आया हुआ है उस ट्रक में कुछ गैस कम मात्रा में है। उसकी के आधार पर हम और हमारी खाद्य विभाग की पूरी टीम जो है इसकी जांच करने के लिए आई है। इसमें 342 के आसपास सिलेंडर भी आए थे और ये सभी सिलेंडर कल निकले थे डिपो से, आज पहुँचे हैं। हिंदुस्तान में इस्राएली सफीर रेविन आजर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी के मुआहदे में लेबनान शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लेबनान में सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। इस्राएली सफीर ने कहा कि हमने शुरू में कहा कि लेबनान जंग बंदी का हिस्सा नहीं और इसलिए हम लेबनान में फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। We have welcomed the ceasefire. Our Prime Minister has issued an official statement yesterday that we welcome the American efforts. We hope that after the exhaustion of our military effort, diplomacy will win the day and we will get finally this regime in Iran to cooperate with a 15-point plan that has been put forward by the United States. लेबनान की काबीना ने जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बेरूत में हथियारों को खुसूसी तौर पर रियासती कंट्रोल में रखा जाए, जिसके एक दिन बाद इसराइल की जानिब से वस्ती बेरूत समेत मुल्क के मुतादिद हिस्सों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा कि फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर बेरूत गवर्नरेट में रियासती अमलदारी को मजबूत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिर्फ जायज़ इदारों के पास असलहा हो। वज़ीर इत्तलात पाल मोरकोस ने कहा है कि इस इक़दाम को काबीना में हिज़्बुल्लाह के 2 वज़रा के एतराज़ात का सामना करना पड़ा। इसराइल के साथ तनाज़ा शुरू होने के फ़ौरन बाद हुकूमत ने मार्च के अवाइल में हिज़्बुल्लाह की फ़ौजी कार्रवाइयों पर पाबंदी लगा दी थी। ताहम ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप ने, जो लेबनान के सियासी निज़ाम का भी हिस्सा है, अपनी अस्करी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने 2 मार्च को जंग शुरू होने के बाद से हमलों की अपनी सबसे बड़ी लहर शुरू की, जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। लेबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक तनाज़े ने अब सिर्फ 1 माह के दौरान 1700 से ज़्यादा जानें ले ली हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर हिंदुस्तान के वर्ल्ड कप जीतने वाले T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ये तकरीब चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह वर्षा में मुनक्किद हुई, जहां मुंबई की इस जोड़ी को हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी में अहम रोल अदा करने पर एजाज से नवाजा गया। वाज़ेह है कि सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे, जबकि शिवम दुबे ने बतौर ऑलराउंडर अपना रोल अदा किया था। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।